जनवरी के बाद से 2 बार रेपो रेट घटाने के बाद रघुराम राजन ने इस बार ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की। रघुराम राजन साफ कह रहे हैं कि वो तो दरें घटा चुके हैं, अब बारी बैंकों की है, लेकिन बैंक लोन सस्ता करने के नाम पर बस सब्र करने की सलाह दे रहे हैं। आखिर बैंक जिद पर क्यों अड़े हैं? बैंक लोन सस्ता क्यों नहीं कर रहे? इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ आज जुड़ेंगे यस बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट शुभदा राव, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर.के. गुप्ता और कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के फंड मैनेजर पी. फणिशेखर। स्वागत है आप सभी का। अगर हम देखें यहाँ पे शुभदा, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि इस बार ऐसा क्या दिक्कत है कि बैंक्स बिल्कुल भी रेट कट करने की स्थिति में नहीं है। पहले हम देखते थे कि जब आरबीआई कोई संकेत देता था तो वो ट्रांसमिशन उसका बहुत आसानी से होता था। उस पूरे मैकेनिज्म में, उस पूरे सिस्टम में क्या कहीं कोई जंग लग गई है? देखिए, ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में लेना होगा। पिछले कई क्वार्टर्स में इकोनॉमी स्लोडाउन की वजह से उसका एक इम्पैक्ट जो आया है, खास करके सिस्टमिकली बैंकिंग सिस्टम पर है कि वो उनके एसेट क्वालिटी पर आया है, खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स के स्पेस में। और मेरे ख्याल से टू प्रिजर्व द मार्जिन्स ऑल्सो बैंक्स ने थोड़ा कुछ लैग्ड इम्पैक्ट दिखाया है टू रिस्पॉन्ड टू द मॉनेटरी पॉलिसी सिग्नल्स। ये ज़रूर है कि लिक्विडिटी बेहतर होगी तो ट्रांसमिशन भी उतना शायद बेहतर हो सकेगा। मार्च के क्वार्टर तक बैंक्स पर एनुअल रिजल्ट्स के बाद मेरे ख्याल से ये जो फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल जून, उसमें जो आरबीआई ने कुछ देर पहले बताया कि एक लिक्विडिटी, एक विंडोज जो है वो है, कायम है। तो सारे सिग्नल्स को देखकर मेरे ख्याल से अप्रैल जून क्वार्टर में ट्रांसमिशन थोड़ा बेहतर होगा, ये ज़रूर है। थोड़ी धीमी गति होने के चांस हैं क्योंकि हमको ये देखना है कि बैंक्स की जो लायबिलिटीज़ बिल्डअप होती हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़े अगर घटे हैं तो पार्ट ऑफ लोन बुक या पार्ट ऑफ बैलेंस शीट विल शो दैट डिक्लाइन। लेकिन जब तक वो पूरा 60 to 70% अगर बुक वो कम कॉस्ट के ऊपर नहीं दिखाएगा तब तक बैंकों को रेट्स घटाने में दिक्कत होगी। तो मेरे ख्याल से मैटर ऑफ टाइम है कि अगर इफ बैंक्स आर मोबिलाइजिंग डिपॉजिट्स एट अ लोअर कॉस्ट तो आगे चल के वो ट्रांसमिशन होके लेंडिंग रेट्स में घटौती आ सकती है। ये ज़रूर है कि हर बैंक का एक अपना डिसीजन होगा। तो लेकिन मैं कह सकती हूँ कि ट्रांसमिशन जो है ये इस क्वार्टर में शुरू होने की संभावना ज़रूर बन पाई है। ओके। और अब जब मैंने एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य से पूछा कि बैंक दरें क्यों नहीं घटा रहे तो उनका क्या जवाब था, ये आपको सुनाते हैं। जब रेट बढ़ते थे उस समय ट्रांजिशन बहुत फास्ट था और हमारा भी एक्सपीरियंस है कि कई बार दोपहर में आरबीआई ने रेट हाइक की और शाम को ईएमआई बढ़ गई। लेकिन जब रेट घट रहे हैं तो ऐसा नहीं है। तो वही प्रिंसिपल इस पे लागू क्यों नहीं होता? नहीं, इस पे इसलिए लागू नहीं होता है कि डिपॉजिटर्स के रेट्स भी हम लोग उसी तरह से बढ़ा कमा नहीं पाते हैं। और अगर ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो 350 बेसिस पॉइंट जब आरबीआई रेट हाइक किया था तब हम लोग कितना ईएमआई हाइक किए थे? 350 बेसिस पॉइंट किए थे। क्योंकि आप लोग को एक इंस्टेंस याद रहता है लेकिन बाकी सारे इंस्टेंसेस भूल जाते हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कितने रेट हाइक्स कितने बार हुए हैं और बैंक्स ने ईएमआई का कुछ भी नहीं किया है। किया भी तो है लेकिन उतना नहीं किया है। तो ऐसा है कि वी ओनली डू व्हाट वी बिलीव द बैंकिंग बुक कैन बेयर। तो बैंकर्स को यहाँ पर नहीं लगता कि उन्हें तुरंत ये कदम उठाने चाहिए, तुरंत उन्हें कोई रेट में कटौती करनी चाहिए। गुप्ता साहब, आप क्या मानते हैं? देखिए, जहां तक पब्लिक ओपिनियन का, पब्लिक सेंटिमेंट्स का सवाल है तो पब्लिक तो यही चाहती है कि जब आरबीआई की तरफ से बैंकों को एक इशारा हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने चाहिए तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे। और लेकिन आप अगर थोड़ा सा आंकड़ों में जाएं तो आज की डेट में जो बैंकों के बेस रेट रिलेटेड एडवांसेस हैं, या ये कहा जाए कि जो बेस रेट पे एडवांस हैं, वो 15 से 20% के आसपास होते हैं और जो मोस्टली जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को जाते हैं। जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स को है जैसे एसएमई हो गया या बाकी इंडस्ट्रीज को हो गया तो वो बेस रेट प्लस पे होते हैं एडवांसेस, जिसमें स्प्रेड हो रहा हम ऐड करते हैं रिस्क प्रीमियम देखते हुए, उसकी रेटिंग वगैरह देखते हुए। तो अगर आज की डेट में भी अगर हमें लगता है कि कोई प्रोडक्टिव सेक्टर में कोई अच्छी इंडस्ट्री में कोई फाइनेंस करना है तो वहां हम लोग रेट सोफन कर देते हैं।
अच्छा, अब दूसरा ये है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई ने रेपो रेट कम किए हैं पिछले एक क्वार्टर जनवरी के बाद 2 बार, तो उनका जो अभी इंपैक्ट आना था हमारे डिपॉजिट कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट पे, वो अभी तक ज्यादा नहीं आ पाया। अगर मैं अपने बैंक का बताऊं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, तो दिसंबर क्वार्टर में जो हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट करीब 7% था, वो अभी मार्च क्वार्टर में करीब 6.97 हुआ है। मतलब 3-4 बेसिस पॉइंट का अभी कम हुआ है। वो इसीलिए कम हुआ है क्योंकि इंक्रीमेंटल डिपॉजिट पे ही फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से जो है आज की डेट में देखा जाए तो हमारे कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट पे कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आया अभी तक। और लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि आरबीआई की तरफ से, अगर आरबीआई ने 2 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किए हैं, तो वो चाहती है, आरबीआई एक इशारा है बैंकों को कि भाई आप भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो ताकि जो है आपके ग्रोथ कैन टेक प्लेस। तो इन सब चीज़ों को प्लस लिक्विडिटी अभी जैसे कंफर्टेबल है, तो ग्रोथ के लिए भी ये जरूरी है। तो मेरा ये मानना है कि अब अप्रैल महीने में सारे बैंक अपनी आल्को कमेटी की मीटिंग्स करेंगे और उसमें कुछ ना कुछ जो है रेट कम करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि बेस रेट घटते हुए, लेंडिंग रेट घटते हुए अप्रैल में हम देखेंगे? हाँ, कुछ तो घटने चाहिए। ओके। लेकिन गुप्ता साहब, यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से बैंक्स कह रहे हैं कि हमारे डिपॉजिट कॉस्ट कम नहीं हो रही, आखिर इसकी क्या वजह है जब लोन की कोई डिमांड नहीं है? अगर आप देखें तो आरबीआई ने पहले कई बार एसएलआर कट करके भी कोशिश की कि उसकी वजह से बैंक शायद अब इतने बॉन्ड में अपना इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो कुछ उनके डिपॉजिट फ्री होंगे, लेकिन बैंक ने उसका भी कोई फायदा नहीं उठाया है। आखिर डिपॉजिट के लिए ये होड़ क्यों है कि डिपॉजिट के रेट तेजी से नहीं घट रहे? नहीं, डिपॉजिट के जो रेट है, बैंकों ने डिपॉजिट पे रेट कम किए हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट आता है वो सिर्फ मार्जिनल जो डिपॉजिट बढ़ते हैं, जो इंक्रीमेंटल डिपॉजिट होते हैं, उसी पे इम्पैक्ट आता है। ओवरऑल डिपॉजिट पोर्टफोलियो पे फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर जो ये मैंने आपको जैसे अपने बैंक का बताया कि हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट अभी 6.97 आया है, तो ये पूरा डिपॉजिट पोर्टफोलियो पे देखा है। और अगर आप इंक्रीमेंटल डिपॉजिट पे देखेंगे तो वो तो काफी कम फर्क आया होगा। और दूसरा यही है कि जो हमारे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं डिपॉजिट के, तो उसका इम्पैक्ट हम डेफिनेटली अपने बोरोवर्स को देते ही हैं। ओके। फनी, बाजार चूंकि ये उम्मीद कर रहा था कि एक फास्ट ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा और इसका पूरा फायदा तमाम रेट सेंसिटिव सेक्टर्स को, पूरी इकोनॉमी को और मार्केट को होगा, क्या इस धीमे ट्रांसमिशन की वजह से अब आपको ऐसा नहीं लगता कि बाजार में भी एक रिस्क हो गया है वैल्यूएशन का? देखिए, सबसे पहले तो मेरी अपनी राय है कि बाजार थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था, क्योंकि ये जो सिनारियो है ये 2020 सिनारियो नहीं है, ये ओपेरा की तरह है, ये टेस्ट मैच की तरह है, ये लंबा प्ले आउट करेगा। तो मुझे लगता है कि बाजार अगर ऑप्टिमिस्टिक था तो डिसअपॉइंट होना लाजमी है। लेकिन बहुत हद तक एक बजट के बाद जिस प्रकार का सरप्राइज रेट कट आया था, उसके बाद मुझे लगता है, और उसके बाद खासकर जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में इन्फ्लेशन के दायरे बताए गए थे 2% से 6% के बीच में, उसके बाद मुझे लगता है कि बाजार ने बहुत हद तक इस बात को प्राइस इन कर लिया है कि शायद इस अप्रैल की पॉलिसी में जो है रेट्स नीचे नहीं जाएंगे। और आज की पॉलिसी के गाइडेंस के बाद मुझे लगता है कि शायद जून तक बाजार इस बात को लेकर आश्वस्त है कि शायद रेट्स नीचे नहीं जाएंगे। ओके, जून तक आपको लगता है कि अब रेट्स नीचे नहीं जाएंगे, ये बात बाजार को समझनी चाहिए। तो इसका असर आप क्या देखते हैं? क्या यहाँ से जून तक, जबकि बाजार पे शायद फंडामेंटली परिणामों के चलते भी दबाव रहने वाला है, ये एक और बुरी खबर जो बाजार को कमजोर बनाए रख सकती है, फिर से हम गिरावट देख सकते हैं? देखिए, परिणामों से ज़्यादा इस बात पे तवज्जो होगी कि कॉरपोरेट का आउटलुक क्या है। और मुझे नहीं लगता कि 25 या 50 बेसिस पॉइंट का अगर रेट्स नीचे दिखता है तो कोई कॉरपोरेट अपना इन्वेस्टमेंट प्लान्स बदलते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले और ख़ासकर 4 साल जब आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो उसके बाद इस साइकिल को शुरू होने के लिए रेट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस कॉन्फिडेंस किस हद तक बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज तक जिस प्रकार के इन्वेस्टमेंट, चूंकि बड़े केपेक्स बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत हद तक इन्वेस्टमेंट्स फंसे हुए हैं, तो उन पे क्या प्रोग्रेस है। तो अगर वहाँ स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स में प्रोग्रेस सेटिस्फैक्ट्री है और बिजनेस कॉन्फिडेंस ठीक तरीके से बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि कॉरपोरेट्स जो है उनका आउटलुक पॉजिटिव होगा। और ये देखना ज़रूरी होगा जब वो अपने रिजल्ट्स के बाद अगले साल का आउटलुक पेश करेंगे। तो मुझे लगता है परिणामों से ज़्यादा किस प्रकार की कमेंट्री वो देते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी होगा। ओके। लेकिन साथ ही शुभदा, अगर आप देखें तो जिस तरह की मंदी है, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस जिस तरह का कमज़ोर देखने को मिल रहा है, और आप ये भी समझ सकते हैं कि कॉर्पोरेट के हाथ में बिल्कुल भी प्राइसिंग पावर अब नहीं रह गई है। इस तरह की सिचुएशन जब पहले हुई थी 2001, 2002, 2003 के दौरान, तो ब्याज दरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। आखिर इस बार ऐसा क्या हो गया है कि हम 3 साल से 5% से नीचे की ग्रोथ देख रहे हैं, मंदी है,
लेकिन ब्याज दरें फिर भी नीचे नहीं आ रही। देखिए, उसके साथ साथ हमने पिछले 6 साल में इन्फ्लेशन देखा है 10% का। मेरे ख्याल से FY 2009 से FY 14 तक इंडिया में CPI इन्फ्लेशन डबल आंकड़ों में रहा है। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है। और लेट्स नॉट फॉरगेट, एक लीमन के पहले का ज़माना था और लीमन के बाद का ज़माना अलग है। मेरे ख्याल से बहुत ही वॉलेटाइल और अनसर्टनिटी बनी रही है ग्लोबल मार्केट प्लेस में। अभी अभी आके US उभरा है, उसमें से ग्रोथ थोड़ी सस्टेनेबल दिख रही है। यूरोजोन अभी भी वीक बना हुआ है। तो कहने का एक शॉर्ट पॉइंट ये है कि अनसर्टेनिटी है, वॉलेटिलिटी है। तो मेरे ख्याल से RBI को ये सभी संभाल के चलना पड़ता है कि ये देखना है कि इन्फ्लेशन अगर काबू में रखें और अगर ग्रोथ धीमे से लेकिन बेटर हो, तो मेरे ख्याल से जो हमने जो आउटफ्लोज के शॉक्स देखे थे एज रिसेंट एज इन अगस्त 2013, वो फिर से दोहराए ना जाए। इसलिए मेरे ख्याल से एक बीइंग मोर कॉशियस अप्रोच इज बीइंग अडॉप्टेड। और मेरे ख्याल से ये एक सस्टेनेबल रहेगा। RBI का जोर है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड को पहले एक उभर के आना है, कंजम्पशन डिमांड को फॉलो करना है, क्योंकि अगर कंजम्पशन डिमांड बहुत ज्यादा उछली तो मेरे ख्याल से वो इन्फ्लेशन के ऊपर प्रेशर बना रहेगा। और अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड को हम देखें तो सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी का रोल ना होते गवर्नमेंट का भी एक रोल बना है। ये जरूर है कि गवर्नमेंट ने इन पिछले कुछ महीनों में बहुत तगड़े कदम उठाए हैं और इंक्रीमेंटली एक्सपेक्टेशन भी यही है कि गवर्नमेंट काफी ठोस कदम उठाएगा इन्वेस्टमेंट को डी बॉटलनेक करने। ये सारा एक लैग के फ्रेमवर्क में चलता है। नहीं शुभदा, आपको लगता है कि सरकार का ये इनिशिएटिव, अगर सरकार इन्वेस्टमेंट करती है बड़े पैमाने पे, जैसा कि उनका वादा है, रेलवेज और दूसरे डिपार्टमेंट्स रोड हर जगह करेंगे, तो क्या उससे हम इस विशियस साइकिल से बाहर निकल पाएंगे? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में एपेटाइट नहीं रही है और वो इंतजार कर रहे हैं ना कि बल्कि इंटरेस्ट रेट्स घटने का, लेकिन एक माहौल अच्छा खासा रोबस्ट होने का। तो इस बार अगर कॉर्पोरेट सेक्टर हमारे काफी लिवरेज्ड हैं तो एपेटाइट जी जरूर है कि गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू आएगी। और यही बजट ने एक प्रेजेंट किया था कि गवर्नमेंट एंटिटीज एक किक स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट को, और वो मल्टीप्लायर से प्राइवेट सेक्टर में भी डिमांड आ जाएगी उसकी। तो मेरे ख्याल से ये एक राइट अप्रोच है। इन्वेस्टमेंट को उभारना है हमें, कंजम्पशन के पहले इन्वेस्टमेंट को उभारना है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी का रोल ना होते हुए ये गवर्नमेंट का भी रोल है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं है कि गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक दोनों ग्रोथ सपोर्टिव रहेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ रिजर्व बैंक का एक अप्रोच देखें तो मेरे ख्याल से पिछले 6 साल का एक जो डबल डिजिट इन्फ्लेशन और FY 15 में बहुत मेहनत से उसे 3.5% से नीचे लाया गया, तो ये मेरे ख्याल से एक हार्ड अर्नड अचीवमेंट है रिजर्व बैंक के लिए। और इतने जल्दी वो शायद ये अचीवमेंट गंवाना ना चाहें, इसलिए थोड़ा कॉशियस अप्रोच है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे ख्याल से कि रिजर्व बैंक इज एंटी ग्रोथ और अगेंस्ट ग्रोथ, लेकिन ये थोड़े कॉशियस हैं। हाँ, ये जरूर है कि जैसे ही हमें एविडेंस मिले कि गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर है कि वो सप्लाई डी बॉटलनेक कर रहा है, रिफॉर्म्स ला रहा है, तो ये जरूर है कि हम भी देख रहे हैं कि RBI का स्कोप जो बना हुआ है और रेट्स घटाने का है। 25 से 50 हम कह रहे हैं, 25 जून तक कहेंगे। और अगर और कच्चे तेल के दाम स्टेबल रहे और मॉनसून ठीक रहा तो और 25 बेसिस, तो 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट की स्कोप संभावना और भी हम बनाए रखे हैं। बिल्कुल, लेकिन मुद्दा यहाँ पे ट्रांसमिशन का ज्यादा अहम है। और शुभदा, यहाँ पर एक और बात जो कुछ जानकार कह रहे हैं कि बैंक इसलिए भी रेट नहीं घटा रहे क्योंकि इनके NPAs बहुत ज्यादा हैं, तो थोड़ा बहुत उनकी नेट इंटरेस्ट इनकम अभी बनी हुई है, उसमें से वो बड़ी प्रोविजनिंग कर पाते हैं। अगर कल को NIM कम हुई, NII कम हो गई, तो प्रोविजनिंग करने के बाद शायद मुनाफा बचे ही नहीं। इसका जवाब लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। हमारे साथ यस बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट शुभदा राव, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RK गुप्ता और कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के फंड मैनेजर P फणिशेखर जुड़े हुए हैं। गुप्ता साहब, इस बात में कहां तक सच्चाई है कि NPAs जो हैं वो अपने आप में एक बड़ा हर्डल बने हुए हैं रेट कट के ऊपर? हाँ, ये बात सही है कि एक बैंकों का जो NPA है जो कंट्रोल नहीं हो रहा है,
मे बी बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक सिनेरियो कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आर्थिक ग्रोथ हमने अभी तक सोची थी वो नहीं हो पाई, उसकी वजह से बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहे हैं और डेफिनेटली उससे जो है बैंकों की इनकम पे फर्क पड़ता है। तो डेफिनेटली अगर बैंकों के इनकम पे फर्क पड़ेगा तो मार्जिन्स कम होते हैं। जब मार्जिन कम होंगे तो डेफिनेटली ये भी एक रीजन है कि बैंक जो है इमीडिएटली नहीं कर पा रहे ट्रांसमिशन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, यहाँ पे जैसे कि फनी शुभदा मानती हैं ब्रेक के पहले, जैसे वो बता रही थी कि सरकार जो बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर रही है उसके चलते ग्रोथ आएगी, लेकिन वित्त मंत्री का मानना है, उन्होंने जो बजट भाषण में कहा था और मुझे ध्यान है कि एक क्राउडिंग इन होगी, यानी जब सरकार निवेश करेगी तो निजी क्षेत्र को भी इंसेंटिव होगा और वो भी निवेश करेंगे। आपको क्या लगता है फनी, इस वक्त क्या बिना ब्याज दरों में अच्छी खासी कटौती के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिखेगा? देखिए, निजी क्षेत्र इतनी बुरी तरीके से घायल है पिछले 5 सालों के मंदी के कारण कि मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप से इस इन्वेस्टमेंट साइकिल को शुरू कर पाएगा। इसमें पब्लिक स्पेंडिंग की ही ज़रूरत पड़ेगी और अगर आपने बजट दस्तावेज देखे हों तो करीब करीब 28 से 30% का जो है की बढ़ोतरी हुई है जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स द्वारा निवेश की जानी है। लेकिन एक ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अभी पिछले दिनों एक अध्ययन हुआ था जिसमें ये बात सामने निकल कर आई थी और बहुत ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि जितनी भी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अधिकांश प्रोजेक्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के हैं, ना कि प्राइवेट सेक्टर के। तो मुझे लगता है कि अब ये जो है गेंद पूरी तरीके से सरकार के पाले में है कि किस प्रकार से वो अपने खुद के जो उनके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके प्रोजेक्ट्स को जो है डीबॉटलनेक करती है और उनको प्रोडक्टिव बनाती है। और ये बात सही है, ये एक नॉर्मल इकोनॉमिक प्रिंसिपल है कि जैसे ही पब्लिक स्पेंडिंग होगी तो उसके चलते जो है प्राइवेट सेक्टर से जो है क्राउडिंग इन होगी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किस प्रकार से पब्लिक स्पेंडिंग को वो कारगर बनाते हैं। क्योंकि देखिए, एलोकेशन का दस्तावेजों पे दिखाना एक बात है और उसको किस तरीके से आप ज़मीन पे कार्यान्वित करते हैं ये दूसरी बात है। और कहीं ना कहीं जो है एग्जीक्यूशन का भी देखना बाकी है। लेकिन मैं ब्रॉडली इस बात से एग्री करता हूँ कि पिछले 6 महीनों में उन्होंने बहुत कारगर कदम उठाए हैं। अब ये देखना है कि किस प्रकार से उसका ज़मीन पे असर आपको देखने को मिलेगा। गुप्ता साहब, यहाँ पे फिर ये कैच 22 किस्म की सिचुएशन भी है। बैंक एक तरफ परेशान है कि उनके ऊपर एनपीए ज़्यादा है, जिन कंपनीज के एनपीए हुए हैं वो बड़ी डेट में हैं, बड़े कर्जों में हैं और उन्हें राहत देने की ज़रूरत है। तो पहले एनपीए कम होगा तब रेट घटेंगे, या दरअसल रेट घटेंगे तो इन कंपनियों को रिलीफ होगी और तब एक राहत मिलेगी और एनपीए घटेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि बैंक ये नहीं वेट कर रहे कि हमारा पहले एनपीए कम होगा तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे। जहां इकोनॉमी में सुधार होगा, जहां क्रेडिट की डिमांड होगी, तो बैंक्स के पास आज की डेट में भी लिक्विडिटी है और बैंक फाइनेंस करेंगे। आज की डेट में भी अगर मैं अपने बैंक के हिसाब से देखूं तो मेरे ख्याल से कोई बोरोवर जो है इस वजह से अपना प्रोजेक्ट को इंस्टॉल नहीं किया हुआ या अपना एक्टिविटी चालू नहीं कर रहा कि बैंकों मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से मेरे पास अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया कि जिसने कहा हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब तक कम नहीं होंगे तब तक मैं अपना प्रोडक्शन चालू नहीं करूंगा या अपना एक्सपांशन नहीं करूंगा या कोई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट नहीं लगाऊंगा। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से इसका कोई सवाल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे ही अगर क्रेडिट की डिमांड बढ़ेगी तो हम लोग और फाइनेंस करेंगे, लिक्विडिटी है ही बैंकों के पास और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो पाएंगे। जब एनपीए का उसका जो बर्डन है आज की डेट में वो उसका इंपैक्ट कम होगा और हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पास ऑन कर पाएंगे। शुभदा, मुझे थोड़ा सा सरप्राइज है इससे, क्योंकि वित्त मंत्री ये मानते हैं कि ग्रोथ बढ़ाने के लिए ब्याज दरें कम करने की जरूरत है। कई बार वो पब्लिकली कह चुके हैं, उस पर हम लोग शोर मचाते हैं मीडिया में कि आरबीआई पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्री मानते हैं कि ग्रोथ बढ़ाने के लिए रेट कट करना जरूरी है। बैंकर्स इससे सहमत नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, ये तो मैं एक ही ऑब्जर्वेशन देना चाहूँगी कि एक कॉम्प्लीमेंटैरिटी होनी चाहिए। या तो सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी को एक बर्डन लेना चाहिए या तो सिर्फ फिस्कल और गवर्नमेंट को बर्डन लेना चाहिए। ऐसे तो इकोनॉमिक सुधार नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही मेरे ख्याल से जैसे ही हम देख पाएंगे कि ऑन द ग्राउंड सिचुएशन बेहतर होती है और उसका रिफ्लेक्शन एक क्रेडिट कंडीशंस पे आता है पॉजिटिवली, तो मेरे ख्याल से इंटरेस्ट रेट्स अगर लिक्विडिटी कंफर्टेबल रही और अगर आरबीआई ने एक कॉम्प्लीमेंटैरिटी दिखाई और रेट्स को घटाने में, तो मेरे ख्याल से थोड़े रेट्स घट सकते हैं। बेस रेट्स और लेंडिंग रेट्स, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट क्वार्टर में शायद हम ट्रांसमिशन देख पाएंगे। एक और सवाल शुभदा गुप्ता साहब से समझना चाहेंगे कि गुप्ता साहब, इन परिस्थितियों में अभी आपका अपना असेसमेंट क्या है?
एनपीएस को लेकर के खास तौर पे, क्योंकि बैंकों का भविष्य आने वाले दिनों में इनका मुनाफा और जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनकी पूरी नज़र इसी बात पे है। क्या आपको लगता है कि अब स्थिति सुधरनी शुरू हो गई है या जो सबसे बुरी स्थिति थी वो हो चुकी है? काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि जून का क्वार्टर शायद अभी आगे सबसे बुरा होगा, क्योंकि उस वक्त सारी रीस्ट्रक्चरिंग एनपीए गिनी जाएगी। नहीं, देखिए ऐसा है कि जहां तक अभी मेरे हिसाब से जो एनपीए का जो लेवल जो बढ़ रहा था वो अभी कुछ थम गया है। और जो आप ये कहना है कि भाई 1 अप्रैल के बाद जो भी रीस्ट्रक्चरिंग होगी वो पहले अकाउंट को एनपीए करना पड़ेगा, उससे बहुत बड़ा बर्डन आएगा, मेरा ऐसा नहीं मानना है। और उससे कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा कि इमीडिएटली अकाउंट एनपीए हो जाएगा अगर रीस्ट्रक्चरिंग होगा, बल्कि उससे पॉजिटिव इंपैक्ट ये आएगा कि सिर्फ जो जेन्युइन केसेस होंगे रीस्ट्रक्चरिंग में वही रीस्ट्रक्चरिंग के लिए बैंक कंसीडर करेंगे, ना कि किसी अकाउंट को एनपीए से बचाने के लिए करेंगे। तो इसलिए उन गाइडलाइंस का कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आएगा। और अभी मेरा यही मानना है कि जो एनपीए का जो लेवल बढ़ना था, जिस तेजी से बढ़ा है, वो मेरे ख्याल से अब थम जाएगा। और जो बैंकों के एनपीए हुए हैं, अब बैंक्स भी जो है करंट ईयर में जैसे ज्यादातर अपना जो टाइम है वो एनपीए रिकवरी पे ही डिवोट करेंगे। और जो एनपीए रिकवरी होगी तो वो उससे डायरेक्ट ही बैंकों की इनकम और बैंकों का प्रॉफिट बढ़ेगा। इट विल हैव डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन दैट। तो मेरा ये मानना है कि जो अभी एनपीए हो चुके हैं इससे गुप्ता साहब वक्त थोड़ा कम है। फनी, आप चूंकि अक्रॉस सेक्टर कंपनीज को देखते हैं, उनकी बैलेंस शीट को देखते हैं, उनके मैनेजमेंट के साथ बातचीत करते हैं, आपका क्या असेसमेंट है? क्या स्थिति सुधरनी शुरू हो गई है? देखिए, मैं गुप्ता जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। नए एनपीएस नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि नए एनपीएस होने के लिए अगर जो बिजनेस पिछले 3 साल के हालात झेल गया, वो मुझे नहीं लगता कि उसका एनपीए बनना है। जिनका एनपीए बनना था वो बन चुका है। पिछले 2 सालों में कुछ हुआ ही नहीं है, तो कुछ प्रोडक्टिव, कुछ ना लेंडिंग हुई है ठीक तरीके से, ना कुछ एसेट फॉर्मेशन हुई है, ना कैपिटल फॉर्मेशन हुई है, तो उसका एनपीए बनने का सवाल ही नहीं उठता इस समय। मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि वस्तु स्थिति बनी हुई है विद अ मार्जिनल इंप्रूवमेंट इन सेंटिमेंट, और सारे लोग एक किसी न किसी कैटलिस्ट का वेट कर रहे हैं, जो कि हमेशा होता है एक लंबी मंदी के बाद। नोबडी रशेस इन टू पुट इन्वेस्टमेंट। सब लोग इंतजार करते हैं कि कोई और पुट करे, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि मोमेंटम आगे बढ़ती रहेगी। इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी पब्लिक स्पेंडिंग। बिल्कुल, धीरे धीरे एक टर्न अराउंड देखने को मिलेगा, यही एक टेक अवे नजर आ रहा है, क्योंकि आरबीआई जो कदम उठाता है, बैंक बहुत धीरे धीरे उसको पास ऑन कर रहे हैं। आरबीआई का अपना असेसमेंट है कि महंगाई काबू में आ गई है, लेकिन बहुत धीरे धीरे नीचे जाएगी। मार्च तक फिर से 5.6% हम देखेंगे, अगले मार्च तक, ऐसा आरबीआई ने अंदाजा लगाया है, जो कि पिछले महीने हमने 5% के नीचे देखा था 2 महीने पहले, और हो सकता है आगे भी थोड़ा नीचे जाए, लेकिन फिर से रिकवर होगी। तो इंतजार लंबा करना पड़ेगा एक शार्प रिकवरी इकोनॉमी में, या एक शार्प बड़ी तेज कटौती इंटरेस्ट रेट में। ये दोनों ही शायद होने वाले नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ शामिल होने के लिए इस खास चर्चा में। नमस्कार।